हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का लेक्चर नंबर 1। तो इस लेक्चर के क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं पहले इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास होता क्या है। देन जो है सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम का, अलग अलग जो बॉडी सिस्टम है उनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। देन कंटिन्यूस मास सिस्टम, एक जो है कंटिन्यूस मास है उसका जो है सेंटर ऑफ मास क्या होगा। और सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रांसक्यूटेड बॉडीज जो है, अगर एक बॉडी में से कुछ पार्ट हटा दें तब सेंटर ऑफ मास क्या बचेगा। इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति, वेलकम टू अकेडमिक एक्सेल। ठीक, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है। हम इसको बोलेंगे कि जहां पर बॉडी का मास कंसंट्रेटेड रहता है वो जो है क्या है, सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का होगा। साथ ही जो है इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसको कहते हैं क्या, कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है किसी बॉडी का जो कि उसके, अगर बॉडी मोशन करती है तो उस सर्कुलर मोशन करे, रोटेशनली मोशन करे। जब वो रोटेशनली मोशन करती है, जब रोटेट करने लगती है ना, तो यहाँ पर जो है हम रोटेशनल पे भी आ ही जाएंगे। इसी ये जो पार्ट है बेसिकली रोटेशनल, जो बॉडी रोटेशनल मोशन होता है उसी से ही लिया हुआ पार्ट होता है। तो जब बॉडी रोटेट करती है तो अगर हम जो है उसको अपनी उसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं तो उसकी जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास, वो उस जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है वो क्या होता है आपका सेंटर ऑफ मास। किस तरीके से, एक जो है हम एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। मैंने कहा एक हैमर है ना, एक हैमर है, आप इसको थोर का हैमर मान सकते हैं। अगर आप इस हैमर को ऐसे करके थ्रो करें ना, ऐसे करके थ्रो करें, देन जो है इसका पाथ आपको मालूम है कि प्रोजेक्टाइल होने वाला है ना। कैसा होगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा है ना। लेकिन ये हैमर जो है कैसे, ऐसे घूमते हुए ना, ऐसे घूमते हुए जाएगा जाएगा। तो देखते हैं इसका पाथ कैसा होगा, है ना। जब आप इसके पाथ को देखेंगे बच्चों, यहाँ देखना, जब ये ऐसे क्या करा आपने, ऐसे थ्रो किया ना, ऐसे थ्रो किया तो क्या होगा, ये बॉडी ऐसे 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 करके ऐसे गिरने वाली है ना, ऐसे गिरने वाली है। लेकिन जो है यहाँ पर एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट चीज निकल कर क्या आती है कि अगर हम देखें एक हैमर जो है तो उसमें मेटेलिक पार्ट आगे होता है, तो ये मेटेलिक पार्ट है। बाकी जो है हम वुडन पार्ट देखते हैं जनरली हैमर में, तो ये वुडन पार्ट है ना। तो इसका जो ज्यादातर मास जो है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, मेटेलिक पार्ट में होगा। तो जब हम इसको ऐसा पाथ देखते हैं तब जो हम ये कहते हैं क्या, कि इसके जो है सेंटर ऑफ मास को देखें, क्या करें, सेंटर ऑफ मास ये होगा। तो सेंटर ऑफ मास का मोशन देखेंगे बच्चों अगर हमें, तो जो है हमें ऐसा दिखेगा, ये तो क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो जो है सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का जो रोटेशनली जब रोटेट करती है तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करती है, वो उसके सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ही क्या है, यहाँ पर बॉडी को के मोशन को डिसाइड कर रहा होता है कि किस तरीके का मोशन जो है, रोटेशनली भी है तब भी जो है उसका मास जो मोशन जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअल जो मोशन है वही होने वाला है ना। तो यहाँ पर जो है हम किसको बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास की। आगे देखें ना, तो सेंटर ऑफ मास को क्या माना जाता है कि, या फिर हम इसको ऐसा कहें कि एक बॉडी है ना, एक बॉडी है, ये क्या कर रही है, रोटेट करती हुई चल रही है। क्या कर रही है, रोटेट करती हुई चल रही है। तो आप यहाँ देखें कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये तो आगे चल रही है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या करता है, अगर 1D है तो जो सेंटर ऑफ मास है वो अगर वन डायमेंशनली कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जो है सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, लीनियर मोशन करेगा। अगर जो है
रोटेट होकर के चल रहा है, किसी प्लेन में चल रहा है, ठीक, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वहां 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा होगा। जैसे बॉडी जो है अलग अलग तरीके से रिवॉल्व कर रही हो, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्ट जो आपने 2D मोशन पढ़ा है वही उसी तरीके का जो है पाथ फॉलो करता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों, द पॉइंट इन अ सिस्टम एट विच होल मास ऑफ द सिस्टम में बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ऐसा हम डेफिनेशन जो है मैंने बताई थी आपको अभी, ठीक। फॉर ऑल ट्रांसलेशनल इफेक्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। किसी भी तरह के ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो किसके अबाउट होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होता है। तो ये जो है आप सेंटर ऑफ मास देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो निकल करके आता है कि सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास जो है क्या वो सेंटर पे ही होता है, सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर पे ही होता है। देखें, अगर हम कहें कि कोई जो है बॉडी हमारी सिमेट्रिक बॉडी है, एक सिमेट्रिक बॉडी है, इस तरीके की सिमेट्रिक बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो क्या होता है, सेंटर पे होता है ना। इसका सेंटर ऑफ मास तो कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। जैसे हम कोई जो है स्क्वायर ले ले या क्यूब ले ले, इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर पे होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ असिमेट्रिक body is always at its center, है ना। ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखना, एक और चीज, मेन चीज क्या है यहाँ पर देखिए, क्या सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही होता है क्या, सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही होगा क्या। देखें यहाँ पर मैं एक जो है रिंग बनाता हूँ, क्या ले लिया, ये तो क्या हो गया था हमारा, क्यूब हो गया, है ना। क्यूब ले लें या स्क्वायर ले लें, क्यूब ले लें या स्क्वायर ले लें। ये आप जो है ऐसा डिस्क डिस्क ले लें या फिर स्फेयर ले लें, स्फेयर ले लें। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, एक रिंग है ना, एक रिंग हमने एज्यूम की है। अब रिंग को देखें बच्चों, तो रिंग का जो है, रिंग के अंदर जो है रिंग क्या रहती है, उस सिर्फ जो है सरफेस पर मास होता है। मास कहाँ होता है, सिर्फ सरफेस पे होता है। सेंटर पे कोई मास होता है क्या, नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको ये देखें कि चाहे से रिंग हो या फिर क्या हो, एक जो है फ्रेम हो, कोई भी क्या है फ्रेम हो, तो इनका जो मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। जबकि सेंटर पे कोई मास है ही नहीं है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो है उस जगह पर होगा जहां पर बॉडी का मास एक्चुअल मास है, ये कोई जरूरी नहीं होता ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास में बी आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो है बॉडी है क्या, नहीं है, फिर भी जो है इस जगह क्या है, सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। जबकि यहाँ पर कोई बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, बॉडी का मास है ही नहीं, फिर भी सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसके अंदर की तरफ है, मतलब कि जहां पर मास है ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है ना। इस तरीके से हम देख पाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स है इसका जो है आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं बच्चों, क्या सेंटर ऑफ मास और फिर डिस्क्रीट मास सिस्टम है ना, इसको देखते हैं बच्चों। ये कि जो है हमारे पास में, क्योंकि हम जो है अभी तो हम देख रहे हैं क्या, एक पूरी सिमेट्रिक बॉडी, पूरी सिमेट्रिक बॉडी या नॉन सिमेट्रिक बॉडी जो है, नॉन सिमेट्रिक बॉडी जो है उसको अगर हम देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे मासेस है ना, बहुत सारे मासेस है। जैसे यहाँ पर देखें, इसमें बहुत सारे मासेस है। अगर जो है ये क्यूब है या स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लेट है ना, स्क्वायर प्लेट ले ली या डिस्क ले ली या स्फेयर ले लिया, उसमें तो बहुत सारे मासेस है। हम जो है हमारी कैलकुलेशन को किस तरीके से रखते हैं, अभी हम छोटे छोटे मासेस के ऊपर जाए, एक एक दो दो तीन तीन, और या फिर नंबर ऑफ जो है मासेस जिनको हम कैलकुलेट कर पाते हैं, उतने मासेस की कैलकुलेशन करके देखते हैं कि उतने मासेस का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, है ना।
तो यहाँ पर जो है जो हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं, इसको मैं बच्चों ऐसे कहूँ, आप मुझे बताएं कि कैलकुलेशन करने से पहले है ना, मैं आपको एक छोटी सी जो है ना, हम करने वाले क्या है, हिंट जो है उसमें जो फॉर्मूला आने वाला है, यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा हम जो है उसको लिख लेंगे चाहे से डायरेक्ट, लेकिन जो है अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो हमारे लिए एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा जो हम समझना चाहते हैं कि एक्चुअली जो है हमारा रिजल्ट क्या आएगा, है ना, रिजल्ट क्या, तो वो आप पहले से अज्यूम कर सकते हैं क्या, पहले से अज्यूम कर सकते हैं क्या, देखना यहाँ पर, और वही जो है चीज़ हमारी फॉर्मूला से भी आ जाए। तो मैंने कहा कि एनालाइज करना जरूरी होता है, एनालाइज करके जो है उसको लिखना जरूरी होता है, इसलिए क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं दो मास ले लूँ, एम और एम, दो मास ले लिए, तो इन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जबकि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कुछ आर है, बता सकते हैं क्या? यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से बता, दो इक्वल मासेस है, उनके बीच में मान लीजिए कि आर डिस्टेंस है या 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो सेंटर मास कितना होगा, एग्जैक्ट बीच में होगा, एग्जैक्ट बीच में होगा कितने पर, यहाँ से r/2 और यहाँ से भी r/2, ये क्या होगा, RCM, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, r/2 डिस्टेंस पर, किससे, अगर इससे बोले तो r/2, इससे बोले तो भी r/2। अच्छा, तो ये हमारा जो है कैलकुलेशन से आ जाना चाहिए, ये तो अभी हमने हमारी सोच से लिखा है, ये हमारी सोच से लिखा है, लेकिन क्या हम इसको जो है फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम जो है फॉर्मूला से कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों, है ना, यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं फॉर्मूला से। यहाँ पर देखें, अगर हम ये कहें कि कुछ बॉडीज है ना, ऐसे कुछ बॉडीज है, ये m1 मास है, ये m2 मास है, m3 मास है, m4 मास है, m5 मास है ना, ऐसे करके डैश 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 mn मास है, ये है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो बच्चों इसको करने से पहले जो है आप एक चीज का ध्यान रखें कि हम जो है जब भी इस तरह की चीजें करें तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है अज्यूम कर ले, जहां पर एक ओरिजिन हमने अज्यूम कर लिया, ये एक्स कोऑर्डिनेट XYZ जो है आपके कोऑर्डिनेट रहेंगे। यहाँ पर जो है हमें पोजीशन वेक्टर आता है क्या, देखना, m1 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r1 वेक्टर, m2 का क्या होगा, r2 वेक्टर, m3 का क्या होगा, r3 वेक्टर, m4 का r4 वेक्टर होगा। ऐसे ही mn मास जो था हमारा, mn मास इसका क्या होगा हमारा, mn को मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, mn मास है, उसका जो है सेंटर मास कहाँ होगा, rn वेक्टर पर होगा, है ना। तो ओ सॉरी, उसका पोजीशन वेक्टर, तो सब पे जो है हम एरो लगा दें, 1 2 3 4, ठीक, ये क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, अलग अलग बॉडीज के, सॉरी पोजीशन वेक्टर्स हो गए। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर्स के थ्रू जो सेंटर ऑफ मास आएगा, इन सब का सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो कहाँ आएगा बच्चों, उसको हम कैलकुलेट करने के लिए जो है फॉर्मूला अगर हम देखें यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पर फोर्स देखें तो फोर्स ऑन दी सिस्टम का जो मासेस है ये वाला, इसके ऊपर फोर्स को देखें तो फोर्स क्या होने वाला है, देखना है यहाँ पर बच्चों, इन सभी का जो सिस्टम है वो, उस पर जो फोर्स होगा वो मास, नेट मास है ना, नेट मास उसको क्या लिख लें हम, MI लिख लें क्या, नेट मास, ठीक, इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इस पर नेट जो है कहां पर लगेगा, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास पर लगेगा, इक्वल टू वो क्या होगा हमारे पास में, हर एक के ऊपर जो फोर्स जो लगेगा वो हर एक के ऊपर वो क्या लगेगा, देखना, m1 A1 उस पर हर एक पर फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, m2 A2 m3 A3 डैश mn an, ऐसा ही कुछ है ना। अब यहाँ पर देखें, इसको हम ACM को क्या लिख सकते हैं, m1 A1 प्लस m2 A2 m3 A3 डैश mn
ए एन अपॉन एम आई। एम आई क्या है? नेट मास। एम आई क्या था हमारा? एम आई क्या है? नेट मास। ठीक, यहाँ पर देखना एक्सेलरेशन जो है इसको क्या हम ऐसा लिख सकते थे क्या बच्चों? डी स्क्वायर आर सी एम ऑन डी टी स्क्वायर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है क्या आएगा देखना, m1 तो ऐसे ही, फिर इसको a1 को डी स्क्वायर आर वन डी टी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा एक्सेलरेशन को। m2 हो जाएगा डी स्क्वायर आर टू अपॉन डी टी स्क्वायर। m3 डी स्क्वायर आर थ्री डी टी स्क्वायर डैश 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 कितना mn आर स्क्वायर डी स्क्वायर आर एन डी टी स्क्वायर, ऐसा डिवाइड बाई एम आई। ठीक, एम आई जो है उसको हम ऐसा लिख लेते हैं ना, इसको जितना, कहां से? 1 से लेकर के n, जितने मास थे उतना। अब यहां पर देखें डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पर सबसे कॉमन आ जाएगा ऊपर वालों से, और कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। देन आरसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? मुझे जो है वेक्टर फॉर्म में मैं इसको लिख लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। वेक्टर फॉर्म में ये लिख लिया हमने। तो आरसीएम वेक्टर जो है ये क्या है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना। ये क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। अगर इसको देखें, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है? इसको ऐसे लिखना चाहिए हमें, दूसरे पेन से लिख देता हूं बच्चों। ये क्या है? ये क्या होगा देखना हमारे पास में, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डैश 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 mn rn वेक्टर अपॉन क्या होगा? नेट मास। ये क्या होगा? इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश 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 mn। ठीक है, ऐसा। तो ये जो है हमारा क्या बन गया बच्चों? फॉर्मूला बन गया किसका? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया ये हमारे लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसका ध्यान रखें। अब ये क्या चीज आया, इसको जो है हम ऐसा भी लिख लेते हैं डायरेक्ट, जो है आरसीएम वेक्टर इक्वल टू देखना समेशन एम आई आर आई अपॉन समेशन एम आई। यहाँ क्या? i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n, i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n। इस फॉर्म में भी जो है इसको हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्लियर? यहां देखें, अब जो है मैंने एक जो चीज बोली थी आपको ना, इसको, ये अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या 2D में है या 3D में है? ये जो है क्या बोल सकते हैं आप, जिस भी 1D हो तो 1D की तरह यूज करें, 2D हो तो 2D की तरह यूज करें, 3D हो तो 3D की तरह यूज करें, जैसे आपको जो है वेक्टर दे रखा होगा। यहाँ पर मुझे वेक्टर लगाना चाहिए, बिल्कुल इस जगह वेक्टर है ना। यहाँ पर जैसा भी आपको 1D 2D 3D दे रखा हो उस तरीके से यूज करें। अच्छा, 1D दे रखा हो तो हम अलग अलग अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें, एक्स डायरेक्शन का अलग, भाई कोई पोजीशन है तो एक्स डायरेक्शन से पूछ ले, वाई डायरेक्शन से पूछ ले, जेड डायरेक्शन से, तो इसमें तो हम सेपरेट कर सकते हैं ना, सेपरेट कर सकते हैं। वो क्या होगा देखना, इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर देखना, अगर मैं इसको सेपरेट करूं और एक्स डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? एक्स सी एम। क्या हो जाएगा? आर सी एम की जगह क्या आएगा? एक्स सी एम इजकल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डैश 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश 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 mn। या फिर इसको क्या लिख लेते हैं सीधे ही, सिग्मा mi xi अपॉन सिग्मा mi, ऐसा। ठीक है ना।
और भी अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हाँ इसको हम बाद में लिख लेंगे फिर, है ना, कंटिन्यूअस मासेस के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये वाई डायरेक्शन के लिए देखें आप, और वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वाई सी एम क्या हो जाएगा बच्चों, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डेस mn yn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, सिग्मा mi yi अपॉन सिग्मा mi। ठीक है, और जेड डायरेक्शन, अगर जेड डायरेक्शन का हमारे को कैलकुलेशन करना हो तो जेड डायरेक्शन का क्या बोलेंगे, जेड सी एम इजकल टू क्या हो जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 डैश mn zn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश mn। ध्यान रखें, आसानी से जो है क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। इसको सबको क्या कर लो, जो है बॉक्सेस में बंद कर लो बच्चों, है ना। क्लियर, तो जो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तीनों के लिए, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है, काम आएगा हमारे भरपूर। देखते हैं आगे। मैंने जो है आपको शुरुआत में ये जो कहा था कि अगर दो मास है m और m, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, x है, x है, या मैंने r बोला था, मैं अभी x ले लेता हूँ, x डायरेक्शन के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जो है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो हमने क्या हमें पता है क्या होगा, x/2 डिस्टेंस पर होगा। क्या हम इसको फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हमने x डायरेक्शन लिया है, ये x डायरेक्शन के लिए सेंटर ऑफ मास, तो क्या इससे ये आ जाना चाहिए सेंटर मास x/2 डिस्टेंस पर। तो अगर ये आ जाता है देन आप जो है इसको यूज करना स्टार्ट कर पाओगे। किस तरीके से, देखना यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर XCM लिखता हूं, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, XCM बच्चों, है ना, XCM कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर शुरुआत में मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट अज्यूम किया, नहीं किया, किया है। तो आपको भी क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है खुद के अकॉर्डिंग, आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लेना है। अगर आप ये पहली स्टेप को बच्चों पार कर गए ना, देन आपके लिए जो है सेंटर ऑफ मास बहुत आसान हो जाएगा। क्या है देखना, इस तरीके से जो है, जो आपको सबसे सुटेबल जो है सिस्टम दिखे वही क्या कर लो, आप यहाँ पर एज्यूम कर लो। मासेस क्या थे आपके, m और m, डिस्टेंस क्या थे उनके बीच में x। तो यहाँ पर अगर हम उसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर o है ना, o का मतलब क्या हो गया, जो है ओरिजिन पर 0,0। तो m जो मास है, पहला जो मास है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे x एक्सिस से 0,0 है ना, y एक्सिस पे कुछ है नहीं क्योंकि ऊपर की तरफ कुछ है, दिया ही नहीं है इनका वैल्यू। और जो x एक्सिस है ना, जो x एक्सिस है, जो x एक्सिस है हमारी, उससे जो डिस्टेंस है इस वाले मास की, इस वाले मास की, वो क्या है, वो x डिस्टेंस है, और y एक्सिस से कितनी है, 0। इसकी भी x से 0 और y 0 से थी, और इसकी x से जो है m, यहाँ से ओरिजिन से x डिस्टेंस है और y डिस्टेंस 0। तो XCM क्या होगा, फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगा करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देखना, m1 क्या है हमारा, m, इसकी x1, इससे खुद से ओरिजिन से जो है डिस्टेंस वो क्या होगी, 0। भाई जो है कितनी डिस्टेंस पर है, ओरिजिन पे ही तो है ये खुद, 0। m2 वो क्या होगा, m2 क्या होगा, m, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस वो कितनी है, x डिस्टेंस, वो x है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, जितना मास है वो सारा मास ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, m और m क्या आ गया, देखें यहाँ, ये हो गया 0, ये हो गया mx अपॉन 2m,
देन m से m कैंसिल हो जाएगा x/2, देन xcm क्या आ गया हमारे पास में x/2। अगर ये 10 मीटर है तो सेंटर मास कहाँ आएगा, एक 5 मीटर पर आएगा, है ना। 10 सेंटीमीटर है तो कहाँ आएगा, 5 सेंटीमीटर पर आएगा, बिल्कुल आना चाहिए था, वो आ रहा है। इसका मतलब जो है हम जो ये कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही है, हमें आगे बढ़ना चाहिए ना। एक एग्जांपल जो है ये मैंने जो है बहुत ही आसान रखा है, आगे जो चीजें हैं कुछ जो है हम नोट रखेंगे और उसके साथ में जो है हम चीजों को आगे भी बढ़ाएंगे ना। ठीक, देखें अगर हम टू बॉडी सिस्टम देखें ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जांपल तो करा ही दिया है, एग्जांपल करा ही दिया है, तो टू बॉडी सिस्टम जो है मेरे को देख लेना चाहिए। ओवरऑल सिस्टम जो है उस पर क्या आ रहा है, हमारा जो आरसीएम आ रहा है, आरसीएम जो है वो क्या है उसको देखना, ये है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर m3 r3 वेक्टर डैश 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 mn rn वेक्टर ऑन m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश 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 mn। ये आरसीएम है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर अगर हमारा सिस्टम इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो फोर्स है ना, ये क्या था हमारा, फोर्स था ना। अगर जो है इसको देखें तो ये फोर्स ही था हमारा, क्योंकि शुरू में जो थी हमारी चीज वो क्या थी, एफ नेट, वो क्या था एम ए सी एम, ऐसा था, है ना। और अगर हम क्या कहते हैं, इफ यहां पर इफ एफ नेट जो है एक्सटर्नल फोर्स जो है इज जीरो, जो है एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सिस्टम पर, जीरो ऑन दी सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, देन जो है क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो, ये वाली टर्म क्या हो जाती है जीरो, तो ये बचता किसके इक्वल, इक्वल टू जीरो। देन ये इधर वाली जो टर्म आती ये किसके इक्वल आती, जीरो के इक्वल, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डैश 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 mn rn वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, है ना। या फिर इसको क्या लिख सकते थे हम, सिग्मा mi ri i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n, i इज इक्वल टू n, वो क्या होता है आपके जीरो के इक्वल होता है ना, इसको जीरो के इक्वल बोलते हैं हम। इसको हम जो है पोजीशन की टर्म में भी देखते हैं, इसको वेलोसिटी की टर्म में भी देखते हैं, और इसको एक्सेलरेशन की टर्म में भी देखते हैं। तो अभी तो मैं लिख ही देता हूँ, बाद में जो है मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा किस तरीके से। यहाँ पर इसको सिग्मा एम आई वी आई इज इक्वल टू बी जीरो और सिग्मा एम आई ए आई इज इक्वल टू बी जीरो, ठीक है। तीनों ही चीजें ध्यान रखिएगा आप, ये है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये, इसको जो है हम टू बॉडी सिस्टम के साथ में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, और टू बॉडी सिस्टम है ना। यहाँ देखें और टू बॉडी सिस्टम, ये क्या हुआ देखना, जैसे कि अगर हमारी दो बॉडीज है, दो बॉडी है, एक m1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये r1 वेक्टर, दूसरी बॉडी ये r2 है, m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, तो इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, rcm होगा कहीं पर, यहाँ पर ये पोजीशन ऑफ rcm होगी, है ना। यहाँ देखें तो rcm इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, rcm वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा। और अब ये हमने क्या कहा, अगर क्या हो हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इफ एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, ठीक है ना। देन क्या होगा हमारे पास में, RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये होने वाला है ना ऐसा।
ध्यान रह जाएगा। एक चीज तो ये आई निकल करके। अच्छा, तो यहाँ से जो है हम एक कंक्लूजन पर निकल करके आते हैं, वो जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ पर क्या होगा, और इसको मैं अगर मैं एक्स डायरेक्शन के लिए ले लूँ, विदाउट वेक्टर मैग्नीट्यूड के लिए ले लूँ, m1r1 इज जो है m1r1 प्लस m2r2 इक्वल टू 0, देन जो है m1r1 इक्वल टू m2r2 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है ना। वेक्टर का ही साइन जो है ना नेगेटिव होगा। यहाँ पर m1 बाई m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 बाई r1। m1 बाई m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 बाई r1 हो जाएगा। ये जो है आपको ध्यान रखना है कि जो है r1 एंड r2 are inversely depends। क्या है, इनवर्सली डिपेंड्स करते हैं। मतलब कि अगर m1 ज्यादा है तो क्या होगा, r1 क्या होगा, छोटा होगा। m1 ज्यादा है तो r1 क्या होगा, छोटा। देखना, अगर ये m1 ज्यादा है तो पोजीशन वेक्टर जो है हमारा किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ, क्योंकि जो बड़ा मास है उसी की तरफ क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास होगा। देन जो है बड़े मास की तरफ ही क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक, मतलब सेंटर ऑफ mass will be in the side of larger body। जो बड़ी बॉडी होगी उसी की तरफ क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होने वाला है ना यहाँ पर। ठीक है क्या बच्चों, अगर मैं यहाँ पर जो है R1 और R2 को देखूं, क्या देखें, R1 और R2 को देखें, देन R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में M2 बाई M1, ये हो जाएगा M2 बाई M1 इंटू R2। ठीक, इस तरीके से जो है यहाँ पर हम पोजीशन देख पाएंगे। और एक और चीज है, ठीक है, ये तो इस तरीके से तो रिलेट कर ही रहे, इसको हम इतना रखते हैं। दो पॉइंट है ना, इसका जो है हमारे को खास तौर पर ध्यान रखना है बच्चों ना। ये ठीक है क्या, आगे जो है कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि जो है अभी हमने जिस कंसेप्ट को पढ़ा है उसको जो है हम क्वेश्चन के थ्रू और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यहाँ पर देखें, एक क्वेश्चन जो है दो बॉडी सिस्टम के लिए मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। इस बार जो है क्योंकि इक्वल मास होते तो बीच में आ जाता है ना, लेकिन जो है इस बार हमने क्या ले लिया, मासेस अलग अलग। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg आर लोकेटेड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 मीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर बना लें इसको, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले देखें क्या होगा, x इक्वल टू यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जो है क्या रखा हुआ है 1 kg, यहाँ पर 1 kg रखा हुआ है। और x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर पर क्या रखा हुआ है, 2 kg रखा हुआ है। तो 2 मीटर 2,0 y कोऑर्डिनेट दे ही नहीं रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर और सेंटर ऑफ मास वो क्या होगा यहाँ पर XCM, क्योंकि y है ही नहीं, y नहीं है तो क्या होगा XCM देखना है यहाँ पर। ये क्या होगा फॉर्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट इन्होंने पहले ही दे दी तो हमारे को जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज हम क्या करते, खुद से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करते जो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होता। ठीक, यहाँ पर देखें XCM इक्वल टू m1 कितना है 1 और x1 उसकी खुद से डिस्टेंस है ना। यहाँ पर जो है x1 मास भी यहीं पर ही है तो इसका जो है x डिस्टेंस क्या हो गया 0। m2 कितना है 2 और उसकी डिस्टेंस जो है हमारे ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 तो आ जाएगा 4/3 मीटर। कितनी आ गई 4/3 मीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर मास, देन 4/3 मीटर मतलब कि कितना आ गया 1.33 मीटर इज द आंसर। तो कहाँ होगा 1.33 बड़े मास की तरफ होगा।
एग्जैक्ट मिड पोजीशन तो क्या होती है 1, लेकिन क्योंकि मास m2 जो है बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास अपने आप किसकी तरफ आया, बड़े मास की तरफ आया, ये होना ही था ना। क्लियर है बच्चों? आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l इन रिलेटिव टू m1। m1 से जो है कितने पर, l मास पर जो है m2 मास है, उसके लिए क्या करना है आपको, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। ठीक, यहाँ पर भी जो है कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो जो है आपको एक्ससीएम कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर भी एक्ससीएम जो है वो क्या होगा हमारे पास में m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर देखना m1 मास तो m1 ही दे रखा है इन्होंने, लेकिन x1 जो है x1 इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस किसकी, m1 की, वो कितनी है 0, प्लस m2 कितना है, m2 ही दे रखा है हमारे को, और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से वो कितनी है हमारी l, अपॉन नेट मास m1 प्लस m2। तो आंसर क्या हो गया, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू l इज द आंसर। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक, नेक्स्ट जो है ये ऐसा कोऑर्डिनेट बना करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर देखना इस बार कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो हम जो है कोऑर्डिनेट जो है ज्यादा सुटेबल लेंगे, वो कौन सा लेंगे देखेंगे बात। 4 bodies of masses 2, 3, 5, 8 kg are placed at 4 corners of a square of side 2 meter. The position of center of mass will be, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी ये हम पूछ रहे हैं। देखना बच्चों, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट ऐसा अज्यूम कर लूं तो यहाँ पर जो है 2 पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि क्या आ रहे हैं, एक्सिस पर आ रहे हैं, 3 1 2 3 मासेस खा रहे हैं, एक्सिस पर ही आ रहे हैं, मतलब कि इनके जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 होंगे, x वाले पर x के, y वाले पर x वाले पर y के और y वाले पर x के। लेकिन कोई कहे कि हम ऐसा नहीं लेना चाहते, हम तो जो है सिंपल लेंगे, और भी है ना सिंपल लेंगे, तो कह रहे हैं क्या कि हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे ले लिए। तो यहाँ से देखें बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पर 2 ही मासेज आए, तो y एक्सिस वाले 2 ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 होंगे, पहले वाले में कितने आ रहे थे 3। तो ये भी जो है आपका गलत डिसीजन होता। अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि एक ने क्या किया, सेंटर ऑफ मास यहाँ ले लिया नीचे, तो यहाँ तो एक भी नहीं आया, तो सॉरी कोऑर्डिनेट जो है ओरिजिन यहाँ ले लिया, तो यहाँ तो एक भी मास नहीं आया इस इन एक्सिस पर, तो सभी की कैलकुलेशन जो है आपकी 0 के अंदर आएगी। तो जो है आपको कैलकुलेट करना क्या होगा, और भी ज्यादा कठिन होगा। तो जो है आप सबसे बेहतर क्या यूज करें, ऐसा जो है ओरिजिन एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करें जिसपे ज्यादा से ज्यादा मासेस क्या आ जाए, एक्सिस पर आ जाए। तो यहाँ पर किसी बच्चे ने कहा कि मैं ऐसा ले लूं, क्या करो ऐसा ले लूं क्या, मैंने कहा ले लो, ठीक है वैसा भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी डिस्टेंसेस जो है नेगेटिव में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नेगेटिव में डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो भी नहीं चाहते होंगे आप, तो आप जो है पॉजिटिव में डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें यहाँ से ऐसा। किसी ने कहा मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से, सेंटर ऑफ मास तो मुझे लगभग दिख ही रहा है सेंटर पर होगा, है ना, तो आपको श्योरिटी तो नहीं है, डेटा ऐसा है बीच में, आपको आप कह देते हैं बीच में होगा, लेकिन बीच में एग्जैक्ट तो पता नहीं है। आप ये भी ना लें, आप क्या लें, इसको लें, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, मासेस एक्सिस पर आ जाए ना। अब जो है आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस भी दिख रहा होगा, वाई एक्सिस भी दिख रहा होगा, तो दोनों के लिए कैलकुलेट कर ले बच्चों। ये क्या होगा यहाँ पर एक्ससीएम, यहाँ पर क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों आएंगे ना, इसके लिए भी क्या आएगा, इसमें एक्स नहीं आएगा तो वाई आएगा, इसमें क्या नहीं होगा, वाई नहीं आएगा तो एक्स आएगा, तो दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वो हमारा क्या होगा देख लेंगे आंसर, ये होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये होगा क्या हमारा एक्ससीएम आने वाला है। देखें m1 इसको बोल देते हैं, इसको m2 बोल देते हैं, इसको m3 बोल देते हैं, इसको m4 बोल देते हैं। m1 देखें, m1 मास 2 का जो है ओरिजिन से डिस्टेंस 0,
फिर 3 का ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस वो कितना है 2 मीटर है, ठीक। फिर m3 कितना है 5 kg, 5 kg का एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना है 2 ही मीटर है, ये भी 2 मीटर है। प्लस m4 वो कितना लिया हमने 8 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से वो तो y एक्सिस पर है ना, तो एक्स एक्सिस पे तो कोऑर्डिनेट आएगा ही नहीं उसका। नेट कितना 2 + 3 + 5 + 8, ये कितना आ जाएगा देखें, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 + 10 अपॉन 3 + 5 3 + 2 + 3 5 5 5 10 और ये 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 16/18 मतलब कि 8/9 मीटर। 8/9 हो गया। YCM भी कैलकुलेट करना होगा, YCM कैलकुलेट करना होगा, वो क्या होगा m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 + m4 y4 अपॉन m1 + m2 + m3 + m4, इस तरीके से है ना YCM। देखना m1 2 kg, इसका y जो है ओरिजिन से डिस्टेंस वो कितना होगा 0, ओरिजिन पे डिस्टेंस 0 है। प्लस m2 देखें, m2 मास कितना है हमारा 3 kg, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस देखना है y एक्सिस पर, वो कितना है 0 है ही नहीं, 0 है। प्लस m3 वो कितना है 5 kg, 5 kg का y एक्सिस पे डिस्टेंस ओरिजिन से वो कितना है 2, प्लस वो कितना 8 kg मास m4, उसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर अपॉन नेट मास कितना है हमारे पास में 18, ठीक। देन YCM कितना आ गया, YCM ये तो 0 0 हो गया, ये हो गया 10 + 16 10 + 16 अपॉन 18, ये हो गया 26/18 मतलब 13/18 मीटर। तो जो है हमारा RCM वो क्या आ गया, RCM क्या आ गया एक्स एक्सिस, वो हो गया XCM, YCM होगा, है ना। तो ये RCM क्या आ गया हमारे पास में देखना 8/9 13/18 मीटर, ये हमारा जो है RCM आ जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारे को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना धीरे धीरे सीखना आना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला एक और क्वेश्चन है बढ़िया, यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, 3 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड कोऑर्डिनेट 1 1 2 2 4 4 रेस्पेक्टिवली द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पर देखना क्या क्या है 1 1 2 2 3 3, अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनाऊं तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 0, 1 1 पर इक्वल मासेस है ना, 1 को 1 1 क्या होगा यहाँ पर हमारा, मैं इसको 1 2 3 और इसको मैं 4, ऐसे ही 1 2 3 4, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 2 और ये हो जाएगा 4 4, उसको थोड़ा ऊपर बनाना है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4, ठीक। इनका सेंटर ऑफ मास हमारे को कैलकुलेट करना है। सेंटर ऑफ मास आपको ये दिख रहा होगा कि ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ही क्या आने वाला है सेंटर ऑफ मास आने वाला है, देखेंगे क्या आता है। देखें तो यहाँ से क्या कर लेना चाहिए, पहले मुझे XCM कैलकुलेट कर लेना चाहिए, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3, वो क्या होगा m1 देखें, m1 सभी में क्या है m ही है, तो m तो कॉमन ले लेता हूं मैं सभी से, और ये कितना हो जाएगा नीचे 3m भी हो जाएगा। यहाँ पर x से डिस्टेंस कितनी है इसकी 1, इस वाले की कितनी है 2 और इस वाले की कितनी है 4, ठीक। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, m से m कैंसिल हो जाएगा, 3 + 4 7 7/3 7/3,
और ऐसे ही देखें YCM, YCM क्या होगा, M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो YCM क्या आ जाएगा, M1 क्या है हमारे, देखना M है, तीनों में M है तो तीनों से M क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, और अपॉन 3M नीचे। Y1 से इसकी डिस्टेंस क्या है 1, 2 वाले की कितनी 2 और 3 वाले की कितनी 4। तो ये जो है YCM भी क्या आएगा, N7 कैंसिल 7/3। तो हमारा जो है XCM, YCM जो आएगा वो क्या आ जाएगा 7/3, 7/3 ये होगा हमारा। ठीक है क्या बच्चों, इसको ध्यान रखें, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन है जो हम, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा है हमने ना, वेक्टर फॉर्म में तो उसके क्वेश्चन नहीं किए, तो वेक्टर फॉर्म का जो क्वेश्चन है वो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, जिसमें क्या दे रखा है आपको, R1 की पोजीशन, R2 R3, मतलब 3 जो मासेज है उनकी क्या दे रखी है पोजीशन, R1 R2 R3 वो पोजीशन दे रखी है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये जो है हमारा क्या जाएगा, इसमें आपको कोऑर्डिनेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेट जो है इन्होंने खुद नहीं क्या दे दिए, वेक्टर दे दिए। तो RCM क्या हो जाएगा हमारे पास में, M1 R1 वेक्टर प्लस इंटू R2 वेक्टर M3 R3 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर ऐसा दे देते हैं ना बच्चों तो ज्यादा ही आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ये अलग अलग दे, x का अलग दे तीनों कोऑर्डिनेट, फिर y का अलग दे, फिर z का अलग दे, तो तीनों की कैलकुलेशन 3 बार करनी पड़ेगी हमें। लेकिन अभी जो है हमारे को कितनी बार करनी पड़ रही है, सिर्फ एक बार में ही क्या आ जाएगा, सारा रिजल्ट आ जाएगा। वो देखना कैसे, M1 मुझे बताएं कितना है, M1 1 है, R1 क्या है I के प्लस 4j के प्लस k के, M2 क्या है 2, और R2 क्या है उसके लिए I के प्लस j के, I के प्लस j के प्लस k के प्लस M3 क्या है 3, और जो है R कैप क्या है यहाँ पर I कैप माइनस j कैप माइनस 4 k कैप अपॉन नेट मास क्या है M1 1 प्लस 2 प्लस 3। तो सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर आसान है। ये क्या हो जाएगा I के प्लस 4j के प्लस k के, ये होगा कितना 2I के प्लस 2j के प्लस 2k के, ये हो जाएगा 3I के प्लस 3I के माइनस 3j के माइनस 12k के अपॉन 6। ये क्या हो जाएगा अपॉन में 6। देन जो है RCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, कैलकुलेट करना आसान हो गया, I प्लस 2I 3I प्लस 3I 6I कैप, j कैप पे देखें 4 प्लस 2 6 माइनस 3, तो कितना बचा प्लस का 3j कैप। आगे I कैप प्लस 2I कैप 3I कैप माइनस 12, तो कितना बच गया माइनस 9k कैप अपॉन 6। तो जो थोड़ा इजी कर लेंगे इसको, 2I कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3, ठीक है ना, 3 क्या 2, 3 से कैंसिल हो गया ना, 3 डिवाइड होकर के। तो ये जो है हमारा क्या आ गया RCM, ये मीटर में ऐसा है। अगर मैं इसको XCM YCM ZCM बोलूं, क्या XCM YCM और ZCM अगर मैं अलग अलग कैलकुलेट करता तो पता है क्या आता, ये आता बच्चों 2/2, ये आ जाता 1/2, और ये माइनस 2/2, मतलब 1, 0.5, -1 इज द आंसर। ये होता, ठीक है ना, ये होता है। या फिर जो है आप इसको एक बार में कैलकुलेट कर ले या अलग अलग कैलकुलेट करें, एक ही चीज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है बच्चों हम सेंटर मास की कैलकुलेशन करते हैं। आप, मैं जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा जो है बेटर लगा होगा।
दो मास और n मासेस जो है, दो से ज्यादा मासेस है, उसके लिए भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अगला जो है हम बात करने जा रहे हैं किसकी, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम, है ना। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखें अगर हम, तो यहाँ पर जो है कोई लेमिना जो है हमारा सिमेट्रिक हो, अनसिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक के लिए तो पता है जो उसके सेंटर ऑफ मास पे ही मास होता है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो है वो सेंटर ऑफ मास पे ही निकलना है उसको, जो है हमारे को सिमेट्रिक मासेस के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन अनसिमेट्रिक मासेस है, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो RCM जो होगा वो हमारा कैलकुलेट किस तरीके से होगा, इसको देख लेते हैं। इसमें हम बहुत सारे मासेस एज्यूम कर सकते हैं ना, n मासेस है, n मासेस का इंटीग्रल करें तो क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों एक चीज जो है कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि जो है हमारा RCM जो होगा वो क्या है हमारे पास में, m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2। मैं वेक्टर इसको ना लिखूं अभी ना, RCM वो क्या होगा, m1 R1 प्लस m2 R2 प्लस m3 R3 डेश mn Rn, ऐसा लिखा है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश mn, ऐसा मास लिखा है हमने, नेट मास इस तरीके से। तो हम इसको ऐसा भी लिख रहे हैं, वो क्या है हमारे पास में, सिग्मा mi ri अपॉन सिग्मा mi, ठीक, इस फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पर देखें, इसको कैलकुलेट करना है ना इस तरीके से, तो यहाँ तो बहुत सारे मासेस है ना, यहाँ पर बहुत सारे मासेस है, किस किस के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखें नेट मास हमारे को पता है, और जो एक क्या करते हैं हम यहाँ पर एक छोटा मास लें, एज्यूम करें क्या, एक स्मॉल मास हमने dm अगर एज्यूम किया है, तो जो dm मास है उसका जो पोजीशन होगा, अगर वो x dm मास एज्यूम करें, तो उसके लिए अगर हम देखें यहाँ पर इंटीग्रेशन RCM, यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, dm, एक dm के लिए पोजीशन, फिर दूसरे डीएम के लिए पोजीशन, फिर तीसरे, सभी को क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे, सभी को क्या कर दे हम इंटीग्रेट कर दे। तो हमारे पास में ये इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या, m या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं RDM अपॉन DM, इंटीग्रेशन DM, ऐसा लिख सकते हैं क्या। R जो है वो क्या हो जाएगा, R जो है जो भी हमारे पास में डिस्टेंसेस आएगी, है ना, ये जो डिस्टेंस आएगी इस कोऑर्डिनेट की, ये जो है इसको क्या बोल देते हैं हम, R, तो क्या बोल दिया, ये R सभी की जो है R1 R2 R3, तो ये जो हमने जनरलाइज R ले लिया, तो क्या हो जाएगा RDM अपॉन DM। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, फिर हमारे को DM की जो है कैलकुलेशन रह जाएगी, तो वो जो है हम कर लेंगे, वो किस तरीके से करेंगे वो अभी हम नेक्स्ट जो है टॉपिक में करने वाले हैं। यहाँ पर इसको जो है और x कोऑर्डिनेट, है ना, x कोऑर्डिनेट के लिए देखें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, XCM वो क्या होगा, इंटीग्रेशन XDM अपॉन DM, नेट मास ही होगा यहाँ पर, है ना। और y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा YCM इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में क्या, YDM अपॉन DM, और ऐसे ही क्या, और z कोऑर्डिनेट ZCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ZDM ऑन DM। ये हमारे पास में जो है फॉर्मूलाज आ जाएंगे बच्चों, इन फॉर्मूलाज को आप यूज करें और जो है कैलकुलेट करें क्या, डिस्क्रीट मासेस के सेंटर ऑफ मास। वो भी कैसे, उसको भी करने का अभी मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसको भी जो है आप नोट करिएगा। ऐसा, ठीक है, बहुत जो है इंपॉर्टेंट चीज है। सेंटर ऑफ मास जो है आपको सिमेट्रिक बॉडीज का, अनसिमेट्रिक बॉडीज का
और जो है आपका रोटेशनल मोशन है, वहां पर जब कैलकुलेट करना पड़ेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की, है ना। यहाँ पर इन सब चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ये जो डीएम मास है, ये जो डीएम मास है, ये कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए जो है आप एक चीज का ध्यान रखें, वो जो है क्या, मास डेंसिटी एक टर्म है क्या, हालांकि इस टर्म से आप अवेयर हैं, मास डेंसिटी। अवेयर कैसे है, मैं इसको बता देता हूं। अवेयर आप इस तरीके से कि आपको इसके बारे में पहले से पता है। क्यों? क्योंकि जो है हम मास पर यूनिट लेंथ, या फिर हम बोलें डेंसिटी, डेंसिटी आपने सबने पढ़ रखी है ना, डेंसिटी पढ़ रखी है। जैसे कि मैं एक क्यूब लेता हूं, तो क्यूब की डेंसिटी जो है आप कैसे देते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने एलिमेंट जो बोला है ना, वो 3D एलिमेंट बोला है क्यूब। क्या मैं इसको, अगर मैं एक बोलूं कि एक जो है स्क्वायर है, स्क्वायर का डेंसिटी बताओ, एक सीट है, पतली सी सीट है सर्कुलर, तो वो स्क्वायर शेप हुई डिस्क, उसका वॉल्यूम, उसका जो है डेंसिटी बताओ, तो क्या आप मास पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाओगे वहां पर? उसका तो वॉल्यूम ही नहीं है, कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत थिन है। या मैं एक वायर बोलूं, पतला वायर बहुत थिन, तो उसका तो जो है थिकनेस बहुत ही कम है, तो उसका क्या हम वॉल्यूम बोलेंगे? जो है नहीं बोलते हम कई बार उसका। तो जो है हम उसको कैलकुलेट कर देंगे उसकी डेंसिटी, तो किस फॉर्म में, अगर 1D ऑब्जेक्ट है, 1D ऑब्जेक्ट है तो हम उसको लेंथ के फॉर्म में डेंसिटी कैलकुलेट करें, अगर 2D है तो एरिया के फॉर्म में, और 3D है तो वॉल्यूम के फॉर्म में। तो जो आपने वॉल्यूम डेंसिटी जो पढ़ी है अभी तक, वो किस फॉर्म में पढ़ते हैं हम, वॉल्यूम की टर्म में पढ़ते हैं, लेकिन जो है हम इसको 1D मतलब लीनियर और एरिया और वॉल्यूम की फॉर्म में डिवाइड करके देखते हैं, है ना। तो मास डेंसिटी, तो पहली जो डेंसिटी है वो क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। जैसे कि कोई वायर है, ठीक है ना, वायर है तो उसकी लेंथ L है और मास क्या है, मैं इसको कैपिटल L लिखता हूं, लेंथ L है और मास कैपिटल M है। तो जैसे कि हम बोलें कि इसको कट कर लें, लेंथ हाफ हो जाएगी तो मास भी हाफ हो जाएगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो, उसके लिए अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैंने मास क्या ले लिया इसका dm, तो लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, dl हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो डेंसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसको हम लेमडा से लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, लेमडा से। होती है क्या, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। देन जो है dm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, dm बाई dl, dm बाई dl। देन यहां से आपके पास में आ जाएगा dm इज इक्वल टू m बाई l इंटू dl। जो ये मास कैलकुलेट करना था ना, यहाँ जो ये मास कैलकुलेट करना था, तो आप ये मास यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे, हमारे पास में इजी चीज हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट जो है उसको एरिया मास डेंसिटी, वो होती है हमारी क्या बच्चों, सिग्मा। वो किस तरीके के ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, शीट की फॉर्म में है ना, शीट की फॉर्म में थिन जो है, जिसमें एरिया ही हम जो है मेनली कंसीडर कर पाते हैं। पूरे का एरिया ए, मास m, अगर मैंने उसमें से छोटा एलिमेंट ले लिया, उसका जो है एरिया dA और मास dm ले लिया, मास क्या हो जाएगा उसका dm। देन जो एरिया डेंसिटी है वो होती है हमारी सिग्मा, वो क्या होगी, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। और छोटे एलिमेंट के लिए dm बाई dA। देन dm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, m बाई a dA, ऐसा, है ना। इसी तरीके से जो हमारी थर्ड मास डेंसिटी है वो क्या है हमारी, वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वो वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होती है, इसको देखें। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऐसा कोई 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है ऐसा ऐसा, ठीक, तो इसका मास m, इसका वॉल्यूम v। अगर मैं इसमें से छोटा एक जो है इसका भाई ले लूं, छोटा भाई ले लिया मैंने इसका, जिसका मास क्या है, dm है, वॉल्यूम क्या है, dv है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो से, या फिर जो है आप
कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार, तो वो क्या जाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यही पढ़ते थे हम अभी बचपन में, तो यही पढ़ते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो ये सभी पढ़ते हैं, ये सभी पढ़ते हैं। dm बाई dv, देन dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई v dv। तो इसको ध्यान रखें, इसको याद करें, आपके लिए जो है और आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है? इसका ध्यान करें, और इसका ध्यान करेंगे, इसको याद करेंगे, तो जो है आप जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन दे रखा है, तो उसको जो है हम कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है देखना, द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ एन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L, यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल टू लैम्डा x। ठीक, यहाँ पर दे रखा है वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट एंड x इज डिस्टेंस फ्रॉम द वन एंड ऑफ द रोड, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर मास ऑफ द रोड फ्रॉम दिस एंड, डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास पूछ रहे। यहाँ पर एक रोड है, इसकी लेंथ क्या है, L है, इसका मास जो है कैपिटल M होगा। इसको हम जो है कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट की तो बात कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ये दे रखा है, म्यू दे रखा है ना, ऐसा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मास पर यूनिट हमने लेमडा पढ़ा था, ये जो है हमने लेमडा की फॉर्म है, ये इसको जो है आप लेमडा नोट बोल दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर देखें क्या पूछ रहे हैं, इसका डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस या फिर पोजीशन बोल ले फ्रॉम दिस एंड, एक एंड से, इस एंड से जो है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर 0 0 बोल लेते हैं, इससे जो है हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो है एक्स सी एम, क्योंकि एक्स डायरेक्शन है, एक्स सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डी एम अपॉन डीएम, ये होगा। अभी हमारे पास में डीएम नहीं है, तो डीएम कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, अभी अभी मैंने लिखा डीएम एम बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, तो डीएम क्या है हमारे पास में, एम बाई एल, ओके, अच्छा एम बाई एल, यहाँ लेम अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या था, एम बाई एल था, है ना, जिसको इन्होंने क्या दिया है, म्यू दिया है ना, म्यू दिया है, तो म्यू क्या होता है, एम बाई एल, वो कितना दे रखा है हमारे को, लेमडा एक्स, कितना दे रखा है, लेमडा एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह हम यूज करेंगे लेमडा एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स डी एक्स, एम बाई एल की जगह, एम बाई एल की जगह, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखें, लेमडा एक्स डी एक्स ऑन लेमडा एक्स डी एक्स, तो डीएम हुआ, और ये क्या है एक्स, और ये डीएम डी एक्स हमारा लेम, एक मिनट इसको दोबारा से लिखता हूं मैं, यहाँ पर देखें ये एक्स तो ऐसे कैसे, डीएम क्या है हमारा, लेमडा एक्स डी एक्स, ऐसा ध्यान ऐसा रखे है ना, अपॉन डीएम, डीएम जो है फिर से लेमडा एक्स डी एक्स। ठीक, कहां से कहां तक, 0 से L, 0 से L, 0 से L। यहाँ पर देख लेते हैं, लेमडा कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 0 से L, ये हो जाएगा लेमडा, यहाँ से भी कांस्टेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से L। ठीक, देन लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया हमारा, ये हो जाएगा क्या,
L³/3 माइनस 0 अपॉन L²/2 0। देन ये हो गया L³/3 L²/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये L/3 और ये ऊपर चला जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे XCM इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3L। XCM इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3L आ जाएगा। इसी तरीके से कैलकुलेट करना है बच्चों, है ना, इसी तरीके से कैलकुलेट करना है चीजों को, आपके लिए आसान हो जाएगा। हम जो है कुछ जो है क्योंकि सिमेट्रिक मासेस को कैलकुलेट करते हैं तो डीएम का जो हमने एक कंसेप्ट यूज किया है उसका यूज करके जो है आपके पास में कुछ जो है सिमेट्रिक बॉडीज के आपके जो सेंटर ऑफ मासेस हैं वो गिवन होते हैं, कैलकुलेट करने होते हैं, लेकिन क्योंकि जो है आपको ये याद रखने होते हैं, आपको डिराइव नहीं कराए जाते, तो जो है आपको याद रखने की जो है इन्हें आप डायरेक्ट ही क्या करें, यूज करने की कोशिश करें, डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करें। क्या हो जाएगा, जैसे कौन है, कौन का सेंटर ऑफ मास जो है h/4 डिस्टेंस बेस से होता है ना, फ्रॉम बेस से। ऐसे ही जो है हमारे पास में सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका क्या होता है 2r/पाई, 2r/पाई जो है सेंटर ऑफ मास से इसका सेंटर जो है ओ से सेंटर ऑफ मास होता है। ऐसे ही सेमी सर्कुलर डिस्क उसका 4r/3 डिस्टेंस पर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से सेंटर से ऊपर की तरफ। इसी तरीके से देखें जो हमारा हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का क्या होगा 2r/8 फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 2r/8 डिस्टेंस पर ऊपर। तो कुछ बॉडीज है, उन सिमेट्रिक बॉडीज है, उनके सेंटर मास हमारे को याद कर लेने चाहिए। खासतौर पर कौन जो है हमारे काम का है ना, कौन का हमारे को याद रख लेना चाहिए। यहाँ पर देखें सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडीज है ना, कंपोजिट बॉडीज से मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर कंपोजिट बॉडीज से मतलब है कि जैसे एक मैं ये कहूं कि एक बॉडी हमारी क्या है, एक बॉडी हमारी क्या है, ये स्क्वायर है, और एक बॉडी जो है हमारी क्या है, डिस्क है, दोनों है। तो दोनों का क्या करना है, आप दोनों एक साथ रखी हुई है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करें, फिर से यहाँ पर एक्सिस अज्यूम कर लें, एक्सिस अज्यूम कर लें, इसका मास क्या है, इसका मास m1 और इसका मास m2, इसका मास m1 और m2, इसके जो है सेंटर ऑफ मासेस आपको पता है। अगर सिमेट्रिक कंपोजिट बॉडीज है, सिमेट्रिक है तो सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर पे ही रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है जैसे हम XCM या RCM कैलकुलेट करेंगे तो वो पहले की तरह m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डैश 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 mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश 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 mn, ये हमारा जो है RCM कैलकुलेट होगा ऐसे। तो कोई जो है नई चीज नहीं है यहाँ पर। क्या मान लेंगे, ये जो बॉडी है इसको एक जो है पॉइंट मास मान लेंगे सेंटर पे, इसको भी पॉइंट मास मान लेंगे कहाँ पर, सेंटर पे। तो इसका भी XY कोऑर्डिनेट आएगा, इसका भी क्या आएगा XY कोऑर्डिनेट। देन जो है हमारे पास में फॉर्मूला है, हम कैलकुलेट आसानी से कर लेंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल में क्या करने वाले देखें, ठीक। यहाँ क्या करते हैं देखना, जैसे ये एक रोड क्या दे रखा है, 3 रोड दे रखी है, 3 rods of same mass are placed as shown in figure। यहाँ पर जो है 3 masses ले रखे। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, जो है सिस्टम का जो मास है उसके कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, देखना ये वाली रोड है, अब रोड है, रोड सिमेट्रिक है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बीच में होता है। तो इसका जो है सेंटर ऑफ मास जो है, इसका मास m कैलकुलेट कर जो है ना कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, a/2, 0 होगा, ठीक। इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में m, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और y एक्सिस पर क्या होगा a/2 डिस्टेंस पर। इसका क्या होगा सेंटर ऑफ मास, वो भी मिड में होगा, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a/2, a/2। कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इसको, है ना, ये a/2 a/2 तो जो है आपको क्या निकालना है, x और y दोनों कोऑर्डिनेट आएंगे इसके अंदर। तो यहाँ से XCM क्या होगा वो देखें, m1
m1 कितना है इसके लिए, इसको पहला मान लेते हैं m1 और x से डिस्टेंस a/2 प्लस m2, m2 m है और इसकी x कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्या है 0 प्लस m3 m है, इसकी x कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस a/2 और नेट मास 3m। ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया आपका ma/2 ma/2, ये क्या हो जाएगा ma/3m, m से m कैंसिल a/3। x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट देखेंगे, y कोऑर्डिनेट वो क्या हो गया m फिर से लिखता हूं my1 है ना, y1 से डिस्टेंस जो है y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस इसका क्या है 0 प्लस m, इसका देखें इसके y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस कितना है a/2, ये क्या है a/2 प्लस m, इसकी y कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस क्या है हमारी, ये भी a/2 है ना, अपॉन 3m, ये क्या हो जाएगी हमारे पास में ma/3m, m से m कैंसिल a/3, तो इसका भी क्या आ गया हमारे पास में सेम क्या आ जाएगा जो है a/3 आ गया, तो जो है हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a/3 a/3 एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ गए ऐसे, ठीक है ना, ऐसा कैलकुलेट कर लेते। नेक्स्ट जो है एक और ये क्वेश्चन जो है इसको हम कर लेते हैं, वो क्या देखें बच्चों, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंबाइन जो है ईच प्लेट ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए और मास m, जो है सभी प्लेट का जो साइड है वो क्या है a है, तो यहाँ पर इसका भी साइड क्या है a है, इसका साइड भी a है, यहाँ से a और ये भी क्या है हमारा a है। अब जो है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है पूरे सिस्टम का, तो यहाँ पर देखें इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा यहाँ पर, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a/2 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा पूरा a और a/2, ये कितना हो जाएगा 3a/2 0। इस वाले का देखें यहाँ से, अच्छा y कोऑर्डिनेट देखना है, तो y कोऑर्डिनेट देखना है तो ये क्या हो गया 0 a/2, और यहाँ से देखें तो ये कितना है हमारे पास में 0 ये a और ये a/2, ये 3a/, ऐसा हो जाएगा। अब जो है हमारे को क्या चाहिए XCM और YCM, तो XCM कैलकुलेट करना है, तो XCM कैलकुलेट करेंगे बच्चों क्या, यहाँ पर देखना m1 x1, यहाँ पर m और m तीनों मास क्या मान लेते हैं m और, तो क्योंकि इक्वल जो है मास दे रखे तो क्या हो जाएगा m, इसका क्या होगा देखना ओके है ना, इसका क्या होगा m a/2, इस वाले का क्या हो जाएगा m 3a/2, ठीक है ना, m1 x1 और ये x2, और तीसरे वाले का क्या होगा m, इसकी भी डिस्टेंस क्या है हमारी सेंटर मास की 3a/2 अपॉन 3m, तो ये कैलकुलेट होकर के कितना आएगा, ये हो जाएगा ma/2 प्लस 2m इंटू 3a अपॉन 3m, यही होगा ma/2 और ये 2 टाइम्स, ठीक है ऐसा, तो ये 2 बाई है ना 2 भी है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, देन जो है हमारे पास में क्या होगा ma/2 प्लस 3ma अपॉन m, तो 3m, m से तो m कैंसिल, a/2 प्लस 3a अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा देखें इसको, ये हो जाएगा 7, तो 7/2a अपॉन 3, तो आ जाएगा कितना 7/6a, 7/6a। XCM आ गया, ऐसे ही मुझे YCM भी कैलकुलेट करना होगा, YCM क्या होगा m1 m है, डिस्टेंस इसकी कितनी होगी y एक्सिस से a/2 प्लस m2, ये वाला मास इसकी क्या होगी डिस्टेंस YCM से a/2, m3 इसकी क्या होगी 3a/2 अपॉन 3m, देन YCM इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में ma/2 ये क्या हो जाएगा ma प्लस m
3a/2/3m। ये क्या होगा देखें, ये हो जाएगा मेरा कितना 4 2 + 3 5a/3। m से m कैंसिल हो गया और डिवाइड बाय 2 कितना जाएगा 5/6a 5/6a। तो जो है xcm ycm ये कितना हो गया मेरा 5/6 7/6 7/6 5/6 ए। ठीक है, तो ये जो है हमारे क्या है सेंटर ऑफ मासेस किसके लिए, कंपोजिट मासेस के लिए ना, एक पूरा सिमेट्रिक मासेस है या अनसिमेट्रिक मासेस है उसके लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो है आज के लिए हम जो है इतना रख रहे हैं बच्चों, इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगले लेक्चर में हम जो है जो ट्रांसक्यूटेड मासेस है, अगर किसी मास से जो है हम किसी छोटे मास को हटा दें तब सेंटर ऑफ मास पर क्या इफेक्ट होगा, है ना, उस सब चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही जो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाकी चीजों को भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।